हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अब तक हमने पढ़ा था अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हो, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हमने 3 पॉइंट्स लिए थे, एक आपका एक्सियल लाइन के ऊपर लिया था, एक आपका इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लिया था, और एक रैंडम पॉइंट लिया था स्पेस के अंदर, कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रख दिया। अब जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रखते हैं तो हमने ये देखना है कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। तो जैसे मान लो आपके पास में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है ए बी, ये आपका पॉइंट ए है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये आपका पॉइंट बी है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है डॉटेड लाइन शो कर रही है, आपकी जो डायरेक्शन है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये। अब क्या हुआ, जैसे ही इस डाइपोल को इसके साथ रखोगे तो मान लो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो पी, वो आपका एंगल थीटा बना रहा है। तो आपको पता है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर उसी साइड में फोर्स लग जाएगा। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वो आपका क्यू ई ए लगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है। और जो आपका जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, इसके ऊपर फोर्स लग गया माइनस क्यू ई, लेकिन ये किस साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। और आपका जो डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका क्या दिया है, 2a दिया है। तो यहाँ पे देखो आपके पास में दो फोर्सेस लग गए, एक क्यू ई इस ए पॉइंट पे लग गया और आपका माइनस क्यू ई आपका पॉइंट बी पे लग गया। अब देखो एक इसको इस साइड आपका फोर्स लगा रहा है, एक इस साइड फोर्स लगा रहा है। तो देखो दोनों फोर्सेस के कारण ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसके ऊपर हम बोलेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई कर दिया किसने, इन दोनों फोर्सेस ने जो अलग अलग पॉइंट के ऊपर लगे हैं। लेकिन इसका अगर नेट फोर्स निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, तो देखो क्यू ई इस साइड लगा है, माइनस क्यू ई इस साइड लगा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा आपका, 0। तो अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे उसको ड्राइव करेंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे मैंने कहा सबसे पहले हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है। तो मैंने लिखा इसके अंदर कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। इट इज़ प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी ई के इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके अंदर हमने इसको रख दिया है। और जो फोर्स ऑन प्लस क्यू वो क्या हो जाएगा आपका क्यू टाइम्स ऑफ ई अलोंग, जो आपका वेक्टर ई है उसके अलोंग आ जाएगा। और फोर्स ऑन माइनस क्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई अपोजिट टू वेक्टर ई, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसके अपोजिट हो जाएगा। अब जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय डाइपोल इज क्या हो जाएगा, एफ नेट निकालोगे तो क्यू ई माइनस ऑफ माइनस क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो आपका क्या लगेगा, वो आपका 0 हो जाएगा। यानी कभी भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स रहेगा वो हमेशा 0 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग गई, ये कपल ऑफ फोर्सेस बोल देंगे इसको। अब ये तो कपल ऑफ फोर्सेस इसके अंदर क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन जनरेट कर देंगे। तो अभी ये रोटेशनल मोशन किसके कारण आएगा, वो हमेशा टॉर्क के कारण आता है। तो इसको हम लिखेंगे द फोर्स फ्रॉम फॉर्म ए कपल एंड इट ट्राई टू रोटेट द डाइपोल, हैंस टॉर्क क्या हो जाएगा, आइदर फोर्स, यानी इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लीजिए और उसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब देखो दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, क्या ये 2a होगी, ये 2a नहीं हो सकती। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा दोनों पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को पीछे ऐसे बढ़ा दिया और यहाँ लेके आया, पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी के ऊपर मैंने क्या किया, ए पॉइंट से आपका एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। तो जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जो दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो क्या हो जाएगी,
ये। अब देखो आपके पास में ये एंगल थीटा दिया है, ये आपके डिस्टेंस 2a दी है, तो अगर ये निकालोगे तो बन जाएगा आपका 2a साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये जो डिस्टेंस होगी ए सी, ये हो जाएगी आपकी 2a साइन थीटा। तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। तो आपका जो यहाँ पे ए सी है वो मैंने क्या किया है, ड्रॉ कर दिया इस ई के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस साइड में, और जो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो आपका जो डाइपोल मोमेंट है उसमें और जो आपका ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में क्या है, आपका एंगल थीटा है। अब देखो टॉर्क निकालेंगे इसके ऊपर, तो आपके पास में जो टॉर्क आएगा वो क्यों बन जाएगा, आपका फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स आपका F है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2a साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से जो टॉर्क आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका QE, ये आपका फोर्स हो गया मल्टीप्लाई बाई 2a साइन थीटा। तो आपके पास में टॉर्क आ जाएगा PE साइन थीटा। क्यों, क्योंकि आपका Q इंटू 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, डाइपोल मोमेंट P। तो आपको वेक्टर फॉर्म में अगर टॉर्क को लिखना तो वेक्टर फॉर्म ये होगी, जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा आपका P क्रॉस E। तो यहाँ पे जो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी अगर वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो आपके पास में टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, P क्रॉस E। अब देखो यहाँ पे अगर P की बात करो तो P इस साइड है, E आपका इस साइड है, तो P की डायरेक्शन में उंगलियों को रखो, E की साइड में घुमा दो, तो अंगूठा आपको डायरेक्शन देगा किसकी, टॉर्क की। तो आपका जो टॉर्क होगा वो कहाँ होगा, अंदर की साइड होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड। तो अब देखो इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं। अब अगर एंगल आपका थीटा है P और E के बीच में, अगर एंगल आपका थीटा हो जाएगा, साइन थीटा आपका 0 हो जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो आपका जो डाइपोल होगा ना वो आपका कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज इस साइड, आपका इस साइड फोर्स लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज के इस साइड लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आपका जो होगा वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगा और यहाँ पे आपका स्टेबल होगा, क्योंकि आपका ये दोनों फोर्सेस लगे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, यहाँ पे इस टॉर्क को कोशिश करता है कि अपन जिस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका टॉर्क ये आपका डाइपोल आ जाए। तो डाइपोल को ये अपनी डायरेक्शन में लाने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगाता है, इसके ऊपर टॉर्क लगता है। तो यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो आपका इस साइड आपका प्लस QE लग जाएगा, इस साइड आपका माइनस QE लग जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, नेट रिजल्टेंट आपका 0 ही रहेगा। लेकिन अब इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों के जो फोर्सेज की जो डायरेक्शन है वो एक लाइन के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये आपका इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर आपका टॉर्क 0 है, फोर्स तो पहले 0 था, टॉर्क भी 0 होगा, तो आपका किस में आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। अब इसकी दूसरी कंडीशन ये है, अब इसको उल्टा कर देते हैं। मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव को इस साइड ले गया और आपका जो नेगेटिव उसके अपोजिट साइड हो गया। तो यहाँ पे एंगल जो बना वो कितना बन गया, 180 डिग्री। अगर आपका एंगल 180 डिग्री बन जाएगा तो टॉर्क आपका साइन 180 करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पे देखो इसके जो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये इस साइड है, पॉजिटिव के ऊपर, नेगेटिव के ऊपर पीछे की साइड है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा भी यहाँ से अनस्टेबल कर देता हूँ, इसको अगर थोड़ा सा मैं इसके ऊपर फोर्स लगा देता हूँ तो ये देखो अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी अगर इसको ऊपर घुमा दोगे तो इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो ये आपका कोशिश करेगा आपके स्टेबल पोजीशन के अंदर जाने की। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये आपका इक्विलिब्रियम में तो है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन ये आपका एक अनस्टेबल पोजीशन है। क्यों, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा भी अगर यहाँ से डिस्प्लेस करोगे तो ये आपका इस पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो मैं कह सकता हूँ ये आपके पास में टॉर्क 0, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। थर्ड केस बनता है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है और इसको ऐसे रख देते हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो आपका जो P और E के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉर्क क्या लग जाएगा, आपका मैक्सिमम टॉर्क लग जाएगा, वो हो जाएगा आपका P टाइम्स ऑफ E। तो ये आपके पास में कुछ स्पेशल केसेस थे टॉर्क के। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की इसके ऊपर, ताकि ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ये कह रहा है एक चार्ज दिया है, उसका जो पोजीशन दे रखा है ना वो दे रखा है 1 2 1, जो नेगेटिव चार्ज है उसका दे रखा है 0 1 0, और जो उनके जो आपका जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं। अगर वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है 2i कैप प्लस 3j कैप, फाइंड द डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड टॉर्क ऑन इट।
ये कह रहे हैं आपके पास में Q और माइनस क्यू की पोजीशन दे रखी हैं, तो ये मान लो माइनस क्यू है, इसकी पोजीशन ये रही, और ये आपका प्लस क्यू है, इसकी पोजीशन ये रही। तो देखो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना आता होगा, नहीं आता तो आप मेरा वेक्टर की वीडियो देखें, मैंने वहाँ पे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर वो चीज़ जब तक नहीं आएगी इस टाइप के न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास में इसकी पोजीशन है 0 1 0 और इसकी पोजीशन है 1 2 1। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो आपका जो R1 आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे जो x कंपोनेंट हो आपका 0 है, तो आपका 0 i कैप प्लस में 1 j कैप प्लस में 0 k कैप। तो यहाँ पे सिर्फ किसका कंपोनेंट है, j का कंपोनेंट है, तो आपका आ जाएगा j कैप। तो यहाँ पे आपका जो R1 आएगा वो क्या बन जाएगा, आपका j कैप। ऐसे ही R2 निकालोगे तो आपका x का कंपोनेंट आपका 1 है, तो आपका क्या लिख दोगे, i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप। तो आपका आ जाएगा R2 इजिकल टू आई कैप प्लस j कैप 2j कैप प्लस k कैप। अब यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मैंने कहा इसके जो बीच के तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपके पास में r है। तो अगर मेरे पास में दो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं R1 R2, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1। तो यहाँ पे आपका जो डाइपोल मोमेंट है, इस डाइपोल मोमेंट को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाई जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो। तो ये डिस्टेंस आपकी r है, तो आपका जो p आएगा वो क्या आ जाएगा, q इंटू R2 माइनस R1। अब R1 ये रहा, R2 ये रहा, यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको। तो आपके पास में इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो i कैप ऐसे कैसा आ जाएगा, 2j कैप में से माइनस j कैप करोगे तो j कैप बचेगा, और k कैप ऐसे कैसा। तो आपका जो वेक्टर फॉर्म में जो आपका डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, q इंटू में i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो देखो q को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो आएगा q i कैप प्लस q j कैप प्लस में q कैप। यहाँ पे अगर इसका जो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, q स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर का अंडर रूट 3 Q आपका क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, √3Q। अब बात करते हैं टॉर्क निकालने के लिए भी, हमने इसके ऊपर टॉर्क भी निकालना है। तो अब आपके पास में टॉर्क का फॉर्मूला भी निकाला था। टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E। अब P क्रॉस E करोगे तो आपके पास में E की वैल्यू ये रही और P की वैल्यू ये रही, ये दोनों वैल्यू हैं आपके पास में वेक्टर फॉर्म में है, तो दोनों की क्या करा दोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करा दोगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Q इंटू में आपका P है पूरा, ये आपका E है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करानी है। और क्रॉस प्रोडक्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा वो क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप ऐसे कैसा। अब इसके साथ यहाँ पे आई कैप के साथ Q है तो यहाँ पे Q लिख दिया, यहाँ जे कैप के साथ फिर Q है तो यहाँ पे Q लिख दिया, के कैप के साथ Q है तो Q लिख दिया। और यहाँ पे आपका आई कैप के साथ 2 है 2 आ जाएगा, जे कैप के साथ 3 है 3 आ जाएगा, के कैप के साथ 0 है 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मैंने Q को कॉमन ले लिया, क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट के अंदर पता है कोई भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी आपकी क्वांटिटी अगर सेम है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो Q आपका बाहर आ गया, अंदर बचा आपके पास में आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1 2 3 0। अब इसको आपको सोल्व करना आता होगा। Q आपका ऐसे कैसा, आई कैप है, आई कैप के नीचे वाले छोड़ दो, साइड वाले छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 1 की 0 से 0, और यहाँ पे आ जाएगा -3। तो आपका आ जाएगा -3 और माइनस जे कैप लगा के अब इसके साथ करोगे तो 1 की 0 के साथ 0 और ये -2, तो आपका -2 आ जाएगा। अब के कैप को यहाँ पे रखो प्लस के कैप, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, इसके साथ 3 -2 3 -2। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आपका जो टॉर्क आएगा वो हो जाएगा Q इंटू में -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप न्यूटन मीटर। तो आपका ये एक न्यूमेरिकल था आपका टॉर्क और ये डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं ऐसे ही। सपोज आपका एक न्यूमेरिकल ये दिया है, ये कह रहा है 2 पार्टिकल ऑफ ईच मास हैविंग -q एंड +q सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2a मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड E। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डाइपोल व्हेन इट जस्ट टू रिलीज। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और एक पार्टिकल है जिसका जो मास है वो आपका m और m दोनों का सेम मास है, और जो दोनों के ऊपर चार्ज है, एक के ऊपर -q है एक के ऊपर +q है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है।
तो अब अगर मान लो इसको मैं यहाँ से रिलीज करूँगा तो देखो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको यहाँ से कहाँ लाने की कोशिश करेगा, अपनी लाइन में लाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे लेके आएगा तो देखो जैसे इसको यहाँ से छोड़ता है तो क्या करेगा, अब ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अगर ये रोटेशनल मोशन में होगा तो इसका मतलब इसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा जो हमने निकालना है। और देखो एंगुलर एक्सेलरेशन हर पॉइंट के ऊपर चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर आपका टॉर्क चेंज करेगा, क्योंकि थीटा चेंज होगा जैसे ही आपका ये नीचे की साइड आएगा थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो इसका मतलब टॉर्क भी चेंज होगा, अगर टॉर्क चेंज होगा तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो हमें ये तब बताना जब हमने क्या किया, इसको जस्ट रिलीज किया है, यानी जैसे इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो उस टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब देखो इसको सोल्व करने के लिए मेरे पास में देखो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया था पी ई साइन थीटा। अब जो रोटेशनल मोशन +1 के अंदर आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा था, वहाँ पे आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। आई होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है कि जिस एक्सिस के अलोंग वो बॉडी रोटेट कर रही है, यहाँ पे देखो इस ओ के अलोंग रोटेट करेगी तो ओ से लेके इसकी जो डिस्टेंस वो आपकी ए है और ओ से लेके इसकी डिस्टेंस है वो भी क्या आपकी ए है। तो आपके जो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दोगे और उसके मल्टीप्लाई उसके मास से करा दोगे तो आपके पास में फॉर्मूला बनेगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस में m3r3 स्क्वायर, और ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ पे दो ही पार्टिकल दे रखे हैं तो यहाँ पे m1 और m2 आ जाएंगे। तो देखो m1 और m2 की तो वैल्यू क्या है, सेम है m और m, और जो डिस्टेंस का स्क्वायर r1 का स्क्वायर करोगे तो आपका a स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका ma स्क्वायर प्लस में ma स्क्वायर दोनों को ऐड कर दोगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो बन जाएगा 2ma स्क्वायर। तो आपके पास में टॉर्क के दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आई अल्फा हो गया और एक होगा पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे आई अल्फा इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। साइन थीटा आपका कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे रखेंगे हम पी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका क्यू इंटू में 2a इंटू में ई और साइन 60 हो जाएगा √3/2। तो देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आई की वैल्यू क्या है 2ma स्क्वायर, यहाँ पे रख दिया, अल्फा ऐसे कैसा, अब इस एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अल्फा निकालोगे तो इसको 2ma को नीचे ले जाओगे तो आपका बनेगा अल्फा इज इक्वल टू √3/2 क्यू ई डिवाइडेड बाई एम ए। तो आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा वो आपका ये बन जाएगा। ऐसे ही आपका टॉर्क के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो मैंने बताया था अगर इसके ऐसे रखते हो किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस लाइन में लाने की कोशिश करेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। अगर इसको मेरे को किसी भी एंगल थीटा के ऊपर लेके जाना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे कोई स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप खींचते हो, स्प्रिंग को खींचते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ता है। स्प्रिंग आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, वो आपका रेस्ट में होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। अगर उसको इक्विलिब्रियम से बाहर निकालोगे तो क्या करोगे, उसको खींचते हैं हम। अब उसको खींचेंगे स्प्रिंग को तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। तो ऐसा ही केस इसके अंदर है। अगर ये आपका ऐसे है, अगर इसको मेरे को किसी एंगल पे लेके आना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपोज करेगा, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। अब जितना मैं वर्क डन इसके ऊपर करता हूँ वो सारा वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो जाता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और जिसको मेरे को निकालना है उसका फॉर्मूला निकालना है। तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब कोई डाइपोल किसी एंगल के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। डेफिनेशन क्या होगी, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज द एनर्जी पजेस्ड बाय द डाइपोल बाय इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि डाइपोल की पोजीशन के कारण जो आपके जो एनर्जी वो दिखाएगा, जो पजेस करेगा, वो क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सपोज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, उसकी डायरेक्शन आपकी ये है, ये आपका जो इनिशियल जो एंगल बना रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपका डाइपोल मोमेंट आपका θ1 है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डाइपोल ले लिया जिसका डाइपोल मोमेंट आपका P है और उसका जो रखा है डाइपोल वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर रखा है, और जिसको जो एंगल आपका क्या है θ1 है। तो अगर देखो कोई भी एंगल अगर बनाता है तो हमें जनरल फॉर्मूला अभी टॉर्क निकाला था कि आपका जो टॉर्क होता है वो क्या होता है पी ई साइन थीटा। तो देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई
टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब देखो इट ट्राइज टू रोटेट द डाइपोल अलोंग विद ई, क्योंकि टॉर्क क्या करेगा, इसको ई की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। अब देखो स्मॉल, अब क्या किया, मान लो आपका किसी टाइम ये आपका थीटा 1 एंगल पे रखा था और मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसको थीटा 1 से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया और ये जो आपका इस साइड से ये आपका यहाँ पे पहुँच गया। अब इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसका कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो मैंने बोल दिया आपका डी थीटा है। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आया हूँ, एंगल जो चेंज हुआ आपका डी थीटा है, तो मेरे को क्या करना पड़ा, इसके ऊपर वर्क डन किया है मैंने। जो मैं वर्क डन करूँगा वो मैं यहाँ पे रखता हूँ कि आपका स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसके लिए मेरा जो वर्क डन है वो आपका डी डब्ल्यू है। तो आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ट्रांसलेशन मोशन। अगर रोटेशनल मोशन के अंदर अगर वर्क डन की बात करोगे तो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो आपका बन जाएगा टॉर्क इंटू में डी थीटा। तो आपका टॉर्क का फॉर्मूला पता है पी ई साइन थीटा, ये रहा, इंटू में डी थीटा। अब मेरे को क्या है, ये आया है आपका स्मॉल वर्क डन और मैंने कहा मेरे को इसको थीटा 1 एंगल से कहाँ पे लेके जाना है, मान लो यहाँ पे लेके आना है थीटा 2 एंगल तक, यानी मेरे को एक एंगल से दूसरे एंगल में इसको चेंज करना है। तो मेरे को क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। तो जो आपका टोटल वर्क डन होगा टू रोटेटिंग ए डाइपोल एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, वो क्या बन जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का पता है, छोटी छोटी क्वांटिटी को जोड़ के एक बड़ी क्वांटिटी बना देते हैं। तो आपका जो इंटीग्रेट करोगे तो आपका डी डब्ल्यू का तो आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं पी ई साइन थीटा इंटू में डी थीटा, और कहाँ से कहाँ चेंज कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अगर पी ई मैंने बाहर ले लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, और आपका इसकी लिमिट रखोगे तो थीटा 1 से थीटा 2। अब यहाँ पे लिमिट रख देते हैं एक बार, अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट। तो आपका ये माइनस बाहर आ गया, माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितना मैं उसके ऊपर वर्क डन करूंगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स जितना उस बॉडी के ऊपर वर्क डन करेगा, वही सारा वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसके इक्वल होगी, वर्क डन के। और वर्क डन कितना है आपका, ये आया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अब देखो इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस जो आते हैं आपके पास में। अब देखो एक इसके अंदर ये अजम्पशन है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अजम्पशन क्या बोलती है कि जो आपका जो थीटा 1 है ना, उसको आप 90 डिग्री ले लीजिए। यानी कि आपको क्या करना है कि जो टॉर्क की जो पोटेंशियल एनर्जी है, वहाँ पे डाइपोल जहाँ पे उसका जो एंगल हो 90 डिग्री बने, यानी 90 यहाँ पे बनेगा। इस पॉइंट के ऊपर जब टॉर्क आपका डाइपोल ऐसे रखा हो तो आपने ये मानना है उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, जीरो है। ये आपकी अजम्पशन है कि हम जब आपका डाइपोल आपका इस पोजीशन के ऊपर रखा होगा तो हम मानेंगे कि इसकी एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी, वो जीरो है। उसका एक इंपॉर्टेंट कारण है। अब वो कारण क्या है वो अब देखते हैं। उसके कारण क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इसको जीरो मानते हैं तो हमारे लिए इसका फॉर्मूला याद रखना आसान हो जाएगा, इसके कारण हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना आसान हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही अजम्पशन माननी है कि डाइपोल मोमेंट जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, उस पोजीशन के ऊपर हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे यही किया है कि हमारी ये जो अजम्पशन है वो यही है कि लेट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज टेकन एज रेफरेंस पोजीशन और जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो आपका थीटा 1 यानी क्या होगा, उसकी इनिशियल पोजीशन वो क्या होगी, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा 2 मान लिया कोई भी एंगल हो जाएगा उस टाइम पे थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ तो क्या बन जाएगा, माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 की जगह क्या आएगा, 90 डिग्री। तो कोस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा। तो देखो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये होगा अगर आपको किसी भी एंगल के ऊपर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो सिर्फ उस एंगल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। भाई मैंने कहूँ भाई मान लो 30 डिग्री है डाइपोल मोमेंट जो आपका एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, तो बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस पी ई कोस 30। तो यहाँ पे 30 पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अगर 60 पे पूछ रहा है तो आप यहाँ पे 60 पुट कर देंगे तो
आपके पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एट 60 डिग्री एंगल पे। अब देखो इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस हैं। अगर आपका थीटा अगर आपका 0 डिग्री है, यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। क्यों, यहाँ पे कोस 0 रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस ऑफ पीई, और जो टॉर्क लगेगा उसके ऊपर वो किस पोजीशन में आ जाएगी, वो इस पोजीशन में आ जाएगा। तो आपका जो ये जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। सेकंड, अगर थीटा को 180 कर देते हो, आपका टॉर्क आपका डाइपोल को 180 डिग्री ऐसे घुमा देते हो, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 180, और जो आपका यू मैक्सिमम हो जाएगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ पे जाओगे तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा तो इसका मतलब उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपकी पीई, क्योंकि कोस 180 रखोगे तो क्या आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पीई, और जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा आपका फिर 0 हो जाएगा। लेकिन जो ये पोजीशन है ये कौन सी है आपकी, ये पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो ये फिर वापसी इसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। अब अगर एंगल 90 डिग्री है तो देखो कोस 90 करोगे तो आपका यू क्या हो जाएगा 0। अब ये मैंने बात की थी, अगर एंगल 90 है तो वहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, रेफरेंस पोजीशन कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपका टॉर्क कितना हो जाएगा वहाँ पे पी, अगर ऐसे अगर कोई उसको रखते हो तो आपका जो टॉर्क होगा वहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 90 डिग्री पे वहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा आपका पी। ठीक है, तो ये आपके पास में टॉर्क हो जाएगा। तो ये आपको स्पेशल केसेस याद रखने हैं। अब जैसे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे आपकी फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी है, ये कह रहा है एक आपका इनिशियल पोजीशन में मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, उसके अंदर एक आपका ये डाइपोल रखा है, इसकी इनिशियल पोजीशन ये है। तो देखो यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन देख रहे हो तो आपका पॉजिटिव इस साइड है, नेगेटिव इस साइड है, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब क्या कह रहा है कि इसको यहाँ से घुमा करके 180 डिग्री के ऊपर रोटेट करवा दिया, तो यहाँ पे 180 पे रोटेट कराओगे तो प्लस कहाँ पहुँच गया, इस साइड पहुँच गया, माइनस इस साइड पहुँच गया। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन दे रखी है। तो जब इसको 180 पे रोटेट कराओगे तो इसका मतलब कौन सी पोजीशन आ गई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की आ गई। अब ये क्या कह रहा है, एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग इट थीटा 0 से लेके 180 डिग्री एक्सटर्नल एजेंट। अब मेरे को ये बताना है इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में टोटल वर्क डन कितना किया। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या था आपका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मान लो u थीटा 1 है, और जब यहाँ पे ले आओगे तो आपका u थीटा 2 है, तो फाइनल जो उसका एंगल है वो आपका थीटा 2 है, इनिशियल एंगल थीटा 1 है। और देखो फाइनल एंगल कितना बन जाएगा 180 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे निकालोगे 180 पे, और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे निकालोगे 0 डिग्री के ऊपर। अब आपको पता है आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो अभी मैंने आपको बताया था, आपको ये याद रखना है। अब यू जो होगा वो क्या होगा माइनस पीई कोस थीटा। अगर 180 की बात करोगे तो यहाँ पे थीटा की जगह 180 रख देंगे, और अगर 60 की बात करोगे तो 60 रख देंगे, 0 की बात करोगे तो 0 रख देंगे। तो यही यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है u 180 के ऊपर बात करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस पीई कोस 180, और माइनस कोस आपका ये 0 की बात करोगे तो बन जाएगा माइनस, और ये माइनस पीई कोस 0, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और देखो वो कोस 180 भी क्या होता है -1, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो आपका जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस पीई, और ये भी प्लस पीई। तो आपका टोटल जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आएगा +2 पीई। तो ऐसे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल है बहुत ही आसान है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। ऐसे ही चलो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास में इनिशियली ये आपका जो डाइपोल है वो ऐसे रखा है, इसकी इनिशियल पोजीशन ये दे रखी है, और जो इसका एंगल बन रहा है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। अब क्या किया, इसको यहाँ से इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे ले आया तो मैंने कहा कि ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये भी एंगल आपका कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। अब मेरे को ये बताना है इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। अब वही है आपके पास में इनिशियल पोजीशन देखनी है, इनिशियल एंगल देखना है, और फाइनल एंगल देखना है। अब देखो इनिशियल एंगल तो कितना है 30 डिग्री, लेकिन फाइनल एंगल क्या 30 डिग्री है, नहीं। फाइनल एंगल क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये आपका P बनाएगा डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव इस साइड होगी, यहाँ पे इस साइड होगी। तो देखो P की डायरेक्शन ये है, E की डायरेक्शन ये है, तो ये आपका एंगल बनेगा
ये एंगल कितना हो जाएगा 30, तो ये है, ये टोटल 180 में से 30 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा 150, यानी आपका जो फाइनल थीटा 2 होगा वो कितना होगा आपका 150 डिग्री। तो यहाँ पे यही आपका वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1। तो यू थीटा 2 कितना है आपका 150 डिग्री है, माइनस यू थीटा 1 30 डिग्री होगा। अब वो ये फॉर्मूले के अंदर पुट करवा देते हैं, हमारा माइनस पी ई कोस 150 माइनस ऑफ माइनस पी ई कोस 30, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ये है। और देखो इस कोस 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 180 माइनस 30, क्योंकि 180 माइनस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा 150। और देखो कोस पाई माइनस थीटा जो होता है ना वो माइनस पाई कोस थीटा हो जाएगा, यानी कि कोस 180 में से अगर माइनस कोई एंगल करते हो थीटा तो वो वही एंगल आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस आ जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 180 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस कोस 30। तो आपका बन जाएगा आपका माइनस कोस 30, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस पी ई कोस 30 प्लस में आपका पी ई कोस 30। तो ये आपका पी ई कोस 30 पी ई कोस 30 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 2 पी ई कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास में जो एक्सटर्नल वर्क डन बना वो क्या बन जाएगा √3 टाइम्स ऑफ पी ई। तो आपका जो वर्क डन आएगा वो आपका ये आ जाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप ऐसे ही और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स बनाएं, ढंग से इन चीज़ों को 2-3 बार लिख के देखें ताकि आपको ढंग से याद हो जाए। तो थैंक यू एंड टेक केयर।